नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी को मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा एक काफ़ी बड़े अपडेट के साथ। यहाँ पर एक और नई गवर्नमेंट जॉब भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ चुकी है आप सभी के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। आप ध्यान से सुनना, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक एजेंसी है भारत सरकार में, यानी कि पूरा देश, यानी कि जो आपका इंडिया देश है, भारत देश है, इस देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम का एक एजेंसी है जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग चीज़ों पर काम करती है एजेंसी। इसका पूरा नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको आईबी शॉर्ट में बोला जाता है पूरे भारत में। आपको बता दूं, यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है भारत देश के अंदर, और इसके अंदर 995 995 वैकेंसियाँ निकाली हैं मिनिस्ट्री होम, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी MAH, जिसको आप शॉर्ट में बार बार कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री जो है आपकी होम अफेयर्स की, इनके इसी में आती है। जैसे आप सपोज, जैसे आप ये पूछें कि किस विभाग में आ रही है ये एजेंसी, तो ये आपकी होम अफेयर्स में आती है। जैसे आप जानते ही हैं कि भारत देश में या फिर और दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है, डिफेंस की अलग मिनिस्ट्री होती है, और एजुकेशन की अलग होती है, टूरिज़्म की अलग होती है, फाइनेंस की अलग होती है। सेम इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि मेनली आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी उसी में आ रही है, और इसके अंदर आपकी ये जॉब रहने वाली है। मैं वैकेंसी एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ सभी लोगों को। 995 रहेंगी, और पूरे देश के लोग सारे इसमें एलिजिबल हैं, यानी कि अगर आप भारत में कहीं भी रह रहे हैं तो आप भारत के सभी लोग इस पर एलिजिबल रहेंगे इस जॉब पर। ये ऑल इंडिया जॉब होने वाली है। पोस्ट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, क्या सैलरी है दे रहे हैं यहाँ पर, और कौन कौन से फ़ायदे लोगों को मिल रहे हैं जॉब पर सैलरी के अलावा। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, और एज क्या रखी है, फॉर्म की फ़ीस क्या ली जा रही है, अप्लाई कब से कब तक कराया जा रहा है, सारी जानकारी आपको बता दूंगा इस वीडियो में। आप सभी लोग ध्यान से देखना पूरा आखिर तक वीडियो को। इस नोटिफिकेशन को मैंने वीडियो के नीचे डाला है, वहाँ से सभी लोग जाओ और देखो, और सभी लोग अप्लाई करो इस पर जो भी एलिजिबल है। तो सबसे पहले आपका आ गया है नोटिफिकेशन। सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, भारत में आप कहीं भी रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, जयपुर राजस्थान, पटना बिहार, या फिर दरभंगा बिहार, या फिर तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश, चित्तूर, या फिर कोई भी ऐसी जगह जो पूरे देश भर में है, आप कहीं भी रह रहे हो, आप सभी के लिए जॉब रहेगी। मैंने कुछ कॉमन से नाम ले दिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप पूरे देश में कहीं से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अभी नोटिफिकेशन तो आया है लेकिन लिंक अभी एक्टिव नहीं करा है आईबी ने। आईबी जो है, यानी ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, अपने वेबसाइट पर इस लिंक को एक्टिव करेगा 25 तारीख को। 25 तारीख को वो वहाँ से एक्टिव ऑन कर देंगे, वो अपना वहाँ से ऑनलाइन उसको डाल देंगे, लिंक को एक्टिव कर देंगे, और उसके बाद आप सभी लोग फॉर्म भर देना। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू गो थ्रू द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ they fulfill the eligibility criteria and other requirements before filling up the ऑनलाइन एप्लीकेशन को। मतलब इन्होंने ये पहले ही बोला है। ये देखिए, ये तो आपका विज्ञापन है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सपोज आप अगर यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, ये लिखते हैं कि कैंडिडेट से एडवाइस है कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट पर जो है टू गो थ्रू द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देखे, जो कि वेबसाइट पर है। आपको वेबसाइट इन्होंने दी है, सेम जो मैंने आपको वेबसाइट बताई वहीं पर है ये। उसको आप अपनी एलिजिबिलिटी सारी इंश्योर कर लो, उसके बाद आप अप्लाई करना। तो ये आप यहाँ से समझ लेना। मैं इसके ऊपर अलग से, इसमें फॉर्म की अलग वीडियो लाऊंगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तभी लाऊंगा, उसके अलावा नहीं ला सकते हम यहाँ पर। दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये आपकी जो है, हम ये शॉर्ट नोटिस को ही अभी डिस्कस कर रहे हैं। किसी को ज़रूरत हो आप बताना, तो हम जो इन्होंने अलग से बोला है डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगर आप लोग बोलते हैं तभी। अब सबसे पहले आप ये देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो आ रहा है, यानी कि भारत सरकार का है। समझ रहे होंगे सब लोग, यानी कि ये एक गवर्नमेंट विभाग है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का पोस्ट है, जो कि ग्रेड सेकंड है, या फिर आप कह लो कि एग्जीक्यूटिव।
दोनों ही सेम ही बात है। आप ये समझ लो कि ये जो आपका ACIO, ये पोस्ट का नाम रहेगा। ACO इसको पोस्ट को बोल रहे हैं सभी लोग, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये ग्रेड सेकंड में है और इसका एग्ज़ाम लेंगे आपसे। एग्ज़ाम लेने के बाद ही ये आपको जॉब देंगे। इसमें ये एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि भारतीय नागरिकों के ही बोला गया फॉर्म भरो। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड, एग्जीक्यूटिव ACO सेकंड या एग्जीक्यूटिव इसको बोल रहे हैं हम, जो कि IB में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आ रहा है ये। और पोस्टों के बारे में आपको बता देता हूँ, जो भी इसकी क्लासिफिकेशन है आप समझिए। ये नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, यानी कि ना तो ये गैजेटेड पोस्ट होगी आपकी, ना ही ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी। समझ रहे होंगे आप सभी लोग। ग्रुप C में आ रहा है ये पोस्ट, और इसमें आपका जनरल जनरल सेंट्रल सर्विस रहेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये सर्विस आपका रहेगा एक जनरल तरीके से। जो और लोग सर्विस दे रहे हैं ना ग्रुप C में, IB के अंदर, आप उसी तरीके से सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल हैं, इस बात का ध्यान रखना आप सभी लोग। रैंक यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करें तो UR में 377, EWS में 129, OBC में 222 वैकेंसियाँ, अनुसूचित जाति को 134, अनुसूचित जनजाति को 133 वैकेंसियाँ। टोटल इन्होंने 995 वैकेंसी आपकी निकाली हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी UR में रहेंगी, उसके बाद यहाँ पर OBC वालों को होगी, क्योंकि आप जानते हैं 27 आई थिंक जो है यहाँ पर रिजर्वेशन है इनका। टोटल में से आप अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं तो आपको यहाँ से पता लगेगा। बाकी आपको मैं बता दूँ, ये आपका जो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन रखे जाते हैं ना, आप देखना कभी, आप इसका रूल पढ़ना, वहाँ से आपको पता लगेगा कि कैटेगरी वाइज आपके कितने रिजर्वेशन रखे गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग होते हैं, स्टेट में अलग होते हैं। वहाँ से आपको क्लियर होगा कि किस पोस्ट में कितनी, किस कैटेगरी की कितनी रिजर्वेशन रखी गई है। हालांकि UR में कोई रिजर्वेशन नहीं होते हैं। सपोज आप जनरल से हैं तो आप UR में आ जाएंगे, कोई रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं आप तो आप UR में आएंगे। तो टोटल 995 वैकेंसी टोटल होने वाली है। सैलरी की अगर कोई पूछ रहा है तो सैलरी आपकी 44,900 रुपये से शुरू हो रही है, 1,42,400 तक जाएगी, यानी कि सैलरी काफ़ी सही है। लेवल 7 में है ये सैलरी। हाँ, यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका लेवल 7 का सैलरी देखें तो वो उनको आपको यही दिखेगा, जो कि आपका 44,900 से ही स्टार्टिंग है इनकी। यानी कि अगर हम बात करें, आप मिनिमम की पूछ रहे हैं, तो 45 से 50,000 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे इस जॉब पर। और बढ़ते बढ़ते ये 1,42,000 तक जाएंगे एक समय पर। और इसमें बोल रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय होंगे। दूसरा ये कह रहे हैं अलावेंस भी देंगे आपको। ये अलावेंस में क्या क्या देंगे मैं आपको बता देता हूँ। ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट, शुरुआती समय में ये आपको सैलरी के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे देंगे। जैसे कि बेसिक तो आपको मिल गया 44,900 रुपये, इसको आप 45,000 मान लेना, राउंड ऑफ इतना हो जाएगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। डियरनेस अलावेंस एट द रेट और बेसिक पे एज ऑन डेट। महंगाई भत्ता आपको देखिए 46% मिल रहा है। आप देख लीजिए 44,900 रुपये का आप 46% निकालेंगे तो लगभग, अगर मैं इसका आधा भी कर दूं तो आप ये कह लीजिए कि 20,000 तो अलग से महंगाई भत्ता भी यहाँ से मिल रहा है। आप देखिए इन्होंने बता भी दिया है इतना रहेगा। ऐसे से जो आपको मिलेगा वो आपको 20% मिलेगा, वो इतना हो जाएगा। ऐसे से क्या होता है मुझे नहीं पता, जिसको भी पता है वो समझ लेना। ऐसे से कोई ना कोई फ़ायदा ही होता है ये। दूसरा इसमें बोल रहे हैं जिसका मेरे को पता है, DA मतलब डियरनेस अलाउंस हो जाता है। HRA हाउस रेंट अलाउंस, मतलब सपोज अगर मान लीजिए जॉब पे करते हैं, आप कहीं रह रहे हैं, जहाँ भी आप रह रहे हो, तो वहाँ पे आप किराया जो है, घर का किराया, हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पर रेंजिंग फ्रॉम 9% टू 27% ऑफ बेसिक पे, डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी और पोस्टिंग। जहाँ भी आपकी जॉब होगी, जिस भी जगह पर होगी, ऑफ सिटी ऑफ पोस्टिंग, तो जहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाती है वो जो जगह है वो कितना पॉश इलाका है, कितना प्राइवेट इलाका है, या कितना वो जो है वहाँ वहाँ पे जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, डबल स्टोरी और पता नहीं कितने स्टोरी टाइप में जो बिल्डिंग्स आपने देखे होंगे, मतलब इस तरीके की बिल्डिंगें होती हैं। मतलब अगर वो एरिया डेवलप्ड में है, अगर वो एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, या फिर वो एरिया जो है वो एक बड़े लोगों के इलाकों में आ रहा है, तो वहाँ पर जो रेंजिंग रहेगी HRA की वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगी। 27% तक मैक्सिमम जाएगी। सपोज आपकी जहाँ भी पूरे देश में पोस्टिंग होती है तो 27% आप मान लो, जैसे कि आपका ये जो सैलरी इन्होंने दिया है इसका 27% आप निकालना, वही आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा।
देखिए इन्होंने बता भी दिया है, सिटी एक्स वाई जेड इन्होंने बता दिया है। एक्स सिटी वो हो जाएगी जो ज़्यादा महंगी रहेगी, तो वहाँ ज़्यादा इनको देना पड़ेगा HRA। इस तरीके से ये लोग रख रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस हायर TPTA सिटीज़ में आपको जो है यहाँ पर मिलेगा 3600 रुपये का अलावेंस। इसके अलावा प्लस महंगाई भत्ता भी यहाँ पर रहेगा ऑन 3600 पर ही, उसके हिसाब से रहेगा। एंड अदर प्लेसेस, बाकी अगर TPTA सिटी को छोड़कर बाकी प्लेस जो रहेंगे वहाँ पर कम रहेगा। मतलब कि ऐसी जगह पर आपको भेज रहे हैं जहाँ पर महंगाई है, तो वहाँ पर वो अलावेंस ज़्यादा रखेंगे, बाकी जगहों पे कम रखेंगे। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑन टूवर्ड्स NPS 14% रहेगा। सैलरी वैसे 14% आपका अलग, ये अलग है, सैलरी से अलग है दोस्तों। ये NPS हो जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम को NPS कहा जा रहा है यहाँ पे। इन एडिशन टू अबव द अदर एडमिशन, बाकी फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हैं, कैश कंपेंसेशन दे रहे हैं इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज। मतलब कह रहे हैं अगर मान लीजिए आपको जितना काम करना था आपके डे वाइज वर्किंग डेज में, उसके अलावा आप छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट, साल भर में सैलरियाँ बढ़ेंगी यहाँ पर। LTC फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ और डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, आपके जो भी बच्चे होंगे, चाहे वो आपके मेल फीमेल कोई भी, आपके जो भी चिल्ड्रन हैं उनको फ़ायदे मिल जाएंगे यहाँ से। वो एजुकेशन फ़ायदे मिलेंगे, सपोज़ वो एडमिशन ले सकेंगे जहाँ वो चाह रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट और स्कूल्स में कॉलेजेस में, वो सारी चीज़ें रहेंगी। एजुकेशन अलाउंस मतलब वही हो जाता है। गवर्नमेंट एकोमोडेशन एज पर एंटाइटलमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट भी यहाँ से कुछ फ़ायदे आपको देगी। तो कितने सारे फ़ायदे हैं इसमें आप देख रहे होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये बोल रहे हैं, आप अगर ग्रेजुएट हैं, सपोज़ आप BCA हैं, BTech हैं, BBA हैं, BA हैं, BSc हैं, या फिर आप कोई भी बैचलर पास्ड है, ग्रेजुएट हैं, तो आप सभी लोग अप्लाई करना है इसमें। कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, बस ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है पूरे देश में। आपने अगर ये चीज़ कर ली है, सपोज़ आप दूसरे जगह से भी कर चुके हैं, दूसरे देशों से भी आप अगर कर चुके हैं ये सेम ग्रेजुएशन को, आप अप्लाई कर देना। बस इतना ध्यान रखें कि आप भारत के नागरिक हों। 18 से 27 एज रहेगी अप्लाई करने के लिए। अनुसूचित जनजाति जातियों को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 27 की जगह वो 32 तक फॉर्म भर सकेंगे। OBC जो है वो 30 तक फॉर्म भर सकेंगे। बाकी आप यहाँ से रिलैक्सेशन सब लोग समझ लेना। ये डिसेबिलिटी वाले हैंस दे नीड नॉट टू अप्लाई, डिसेबिलिटी वाले फॉर्म मत भर रहा, आपके लिए फॉर्म नहीं है। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ, बाकी कैटेगरी को रिजर्वेशन देंगे, जो भी रूल इन्होंने बनाए हैं अपने गवर्नमेंट में उसके हिसाब से आपको दे देंगे। एलिजिबिलिटी, अगर किसी को कोई पूछ रहा है कि एज में या क्वालिफिकेशन की जो भी एलिजिबिलिटी आप मांग रहे हो हमसे, वो किस डेट के हिसाब से देख रहे हो, तो फॉर्म की लास्ट डेट 15/12, यानी कि दिसंबर में 15 तारीख तक 12 बजे तक आपके पास जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होंगे, उनके सर्टिफिकेट्स होंगे, मार्कशीट्स होंगे, और एज के प्रूफ में आपके पास 10th का सर्टिफिकेट लगाना है आपको, तो ये सारी चीज़ों के बेस पर ही आप इस डेट तक फुलफिल कर रहे होंगे, तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। मैं इस डेट को एक बार थोड़ा जूम कर देता हूँ लोगों के लिए। ये देखिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है 15/12, यही डेट है आपकी। इस डेट को मेंशन रखना अपने दिमाग में। सब्जेक्ट फुल सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट प्री रिक्वेस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। देखिए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 हफ्ते की आपकी जो है प्रोबे फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन, यानी कि आपको 2 हफ्ते की सिर्फ प्रोबेशन मिलेगी ये जॉब में, ट्रेनिंग जो आपकी रहेगी उसी के बीच। और सर्विस लाइबिलिटी में कह रहे हैं द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, देयर फॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। जिस जो जो चाहता है कि उसको कहीं भी भेज दे इंडिया में, तो उसको कोई फ़र्क नहीं है, मेल फीमेल किसी को भी, वही फॉर्म भरे। सपोज़ कोई लड़का या लड़की ऐसे लोग हैं फॉर्म भर रहे हैं और वो कह रहे हैं यार हमें तो हमारे राज्य के बजाय ये दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं जॉब के लिए, हमारे को इस काम से भेज रहे हैं, उस काम से भेज रहे हैं, तो भाई आपको यहाँ तो लिख के दे दिया, आप सभी फॉर्म भरना अगर आप जा सके। अगर आप इंडिया में नहीं जा रहे हैं कहीं जॉब में करने, जैसे भेजा जा रहा है, तो आप फॉर्म मत भरें। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता दूँ, सिटी ऑफ एग्ज़ाम आप चुन लेना फॉर्म के अंदर ही, जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना हो आपको वहाँ पे सिटी के ऑप्शन मिल जाएंगे। दूसरा, मैं सिटी के आगे थोड़ा और आगे आ जाता हूँ।
फोर्थ पॉइंट, अभी हम थर्ड पॉइंट पे थे यहाँ पे, सिटी ऑफ एग्ज़ाम में। फोर्थ में आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम ये रहेगा कि ये यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम लेंगे, रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे और फिर इंटरव्यू ले लेंगे। रिटर्न एग्ज़ाम में आपका दो टियर रख रहे हैं। पहले टियर में आपके 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एमसीक्यू में डिवाइड कर दिया उनको 5 भागों में, कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि अब 5 सेक्शन आपके कर दिए टियर 1 के एग्जाम में, यानी कि ABCDE, और एक में करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग दी जा रही है। ये टोटली 20-20 नंबर की सारी होंगी और आपको सभी का एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का मिलने वाला है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सपोज किसी कैंडिडेट ने करेंट अफेयर में कोई क्वेश्चन आया और उसने वो रॉन्ग कर दिया है, तो उसका उस रॉन्ग क्वेश्चन पे उस आंसर का मार्क्स कट जाएगा 0.25। ये 1 आवर का समय मिलेगा इस वाले पेपर में और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 1 आवर यानी 60 मिनट और 100 मार्क्स, तो आप समझिए कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, तो काफ़ी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें 30 नंबर का ऐसे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसिस प्रिसिस राइटिंग आएगी 20 नंबर की, यानी इंग्लिश के रिलेटेड है सारा, और 30 नंबर का ऐसे, ये भी इंग्लिश में ही आ जाएगा। तो ये भी 1 घंटे का 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल 2 घंटे में आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा इसमें, इसके बाद अभी जो लोग ये सब पास कर लेंगे वो इंटरव्यू में जा रहे हैं। इंटरव्यू थर्ड टियर रहेगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू का इन्होंने समय नहीं बताया, इंटरव्यू में अभी कुछ ये बाद में डिसाइड करने वाले हैं आपके इंटरव्यू का समय। एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा वो एक इंटरव्यू का पार्ट रहेगा। और द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टियर 1, यूआर को 35 नंबर लाने जरूरी रहेंगे 100 में से। ओबीसी 34 नंबर लाए, अनुसूचित जाति जनजाति 33 लाए, ईडब्ल्यूएस भी 35 नंबर लाए। सभी लोग अगर इतने नंबर ले आते हैं तो ही वो लोग यहाँ से पहले टियर को पास करेंगे, फिर वो सेकंड टियर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टियर 1, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा सेकंड टियर के लिए। और जो एट द रेट बोल रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए कि ये 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी आप देख रहे हैं कि आप इसको 1000 मानिए। अभी 5 वैकेंसी आप समझ लो, अभी मैंने अपनी तरफ से डाल दी है, इसको आप 1000 मान लो, बाद में इसको कैलकुलेशन वाइज आप समझ लेना। 1000 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है भाई, यानी कि आपको 10,000 लोगों को ये सेकेंड टियर में बैठाएंगे। इतने ही बैठाने वाले हैं, इससे एक भी कैंडिडेट फालतू नहीं रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट शुड हैव टू स्कोर मिनिमम कट ऑफ। कट ऑफ पे भी डिस्कस डिपेंड करेगा। सपोज मान लीजिए इन्होंने तो कह दिया हम 10 टाइम्स ले रहे हैं, अब मान लीजिए 1000 वैकेंसी हैं, 10 गुना लोग 10,000 लोग भी यहाँ पर पास नहीं करे टियर 1, 5,000 लोग ही पास करे, तो वो उसमें उनका फॉल्ट नहीं रहेगा। ये आपकी कट ऑफ उन्होंने पहले ही दे दी है, इसलिए आपकी प्रिपरेशन उस बेस की रहे। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस, उसके बाद एक कंबाइंड परफॉर्मेंस देखेंगे फर्स्ट और सेकंड टियर में। उसके बेस पर ये इंटरव्यू में 3 गुना लोगों को ले लेंगे। सपोज मान लीजिए जो पहला वाला एग्ज़ाम था टियर 1 का, वो 11,000 लोगों ने कट ऑफ के हिसाब से पास कर दिया, लेकिन ये लोग लेंगे सिर्फ 10 गुना। वहाँ से फिर भी कट ऑफ पास करने के बाद भी ये सिर्फ 10,000 को ही लेंगे। फिर 10,000 को ले लिया सेकेंड टियर में, फिर सेकेंड टियर और फर्स्ट टियर दोनों के आपके नंबर देके उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड दोनों दिया, जो टियर सेकेंड में भी पहुंचे, तो 10,000 में से दोनों का जो उन उन टॉप के 5 गुना है, उन टॉप 5,000 को ये लोग आगे भेजेंगे इंटरव्यू में। कंडीशन ये रहेगी कि आप टियर सेकंड में जो भी 33% यानी 17 नंबर जो भी लोग ला रहे होंगे वही आगे बढ़ेंगे टियर सेकंड के बाद। टियर सेकंड में किसी में कोई रिजर्वेशन नहीं है मार्क्स का, याद रखना आप सभी लोग। इसके बाद इंटरव्यू दो, इंटरव्यू पास करके अपना फिर एक मेरिट बनाएंगे ये, उसके बाद आपको सिलेक्ट करके जॉब देंगे। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करो, सिंपल आईबी के वेबसाइट पे जाओ, अपना नाम डालो, अपना जो है जेंडर डाल दो, फादर नेम मदर नेम जो भी मांगा जा रहा है वो डालो, अपना एक आईडी प्रूफ का डिटेल अगर वो मांग रहे हैं तो दे दो। दूसरा, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर हो जाओ, वहाँ से अपना एक रजिस्ट्रेशन आईडी लो और अपना पासवर्ड बना के आगे बढ़ो, फॉर्म भरो।
और फॉर्म भर के अपने सारे फ़ोटो, साइन और मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ अपलोड करके फ़ीस पेमेंट करके सबमिट कर दो और उसका प्रिंट ले लो। सिंपल सा प्रोसेस है, यही आपका रहेगा इस वाले में भी। फॉर्म के डेट्स एक बार मेंशन कर लो आप ध्यान से। 25/11 से फॉर्म चालू है और 15/12 तक रहेंगे, यानी कि टोटल 3 वीक का समय आपको यहाँ से मिल जाएगा। इससे पहले और इसके बाद यानी कि यही समय है, इसके अलावा आप कभी मत भरना, इसके अलावा आप भर ही नहीं सकते हो समय। इसी समय ये लॉगिन आप कर सकते हो अपने आप को। फॉर्म के फीस की बात कर ले तो यहाँ पर जो आपका पेपर दोगे उसके तो 100 रुपीज़ ले लेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज आपका लेंगे 450 रुपये, विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड एज अंडर। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। जैसे कि हर कैंडिडेट को UR EWS और OBC कैटेगरी की आपको 450 रुपये तो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज देना है। 100 रुपये फॉर्म के फीस के देने हैं, यानी कि आपको टोटल 550 रुपीज़ पे करने हैं सभी लोगों को। वो लोग जो कि ऐसे लोग हैं जैसे एक्स सर्विस मैन है और वो एक पहले से ही सिक्योर कर चुके हैं एम्प्लॉयमेंट, अपनी जॉब इन सिविल साइड में अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप C पोस्ट में ऑन रेगुलर बेस में आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन के अवेल कर रहे हैं। वो आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ ऑल्सो अलॉन्ग विद रिक्रूटमेंट। मतलब उनको ये पूरी प्रोसेस फीस देनी है। जो लोग सैनिक हैं, आर्मी नेवी में काम कर चुके हैं, ग्रुप C के पोस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे एम्प्लॉय थे वो लोग। बैंकिंग चार्जेस और इफ एप्लीकेबल विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। बैंकिंग चार्ज तभी लिया जाएगा आप जिस भी ऑप्शन से पे कर रहे हैं। आपको पता ही होगा क्रेडिट कार्ड के अलग लोचे होते हैं, डेबिट कार्ड के अलग ही कुछ फंडे चल रहे होते हैं। अपने अपने हिसाब से बैंक आपका चार्ज ले लेता है, जो उन्होंने अपने बना रखे हैं सर्विस देने के, वही वो आपसे ले लेते हैं। वो आपको दिख जाता है पेमेंट करते समय। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन में कह रहे हैं आप SBI के ई पे से, ई पे लाइट थ्रो डेबिट कार्ड से कर दो, रुपए वीज़ा मास्टर कार्ड मैस्ट्रो से पेमेंट कर दो। इंटरनेट बैंकिंग UPI और बाकी SBI का चालान और ये सारी जानकारी इन्होंने दे दी है। और रिफ्रेश देखिए, इन्होंने साफ सीधा बोला है पेमेंट हो जाने के बाद थोड़ा रुकना है वेबसाइट पे। ये मत सोचना पेमेंट हो गई कुछ दिखा नहीं रहा है तो आप एकदम से घबरा के पीछे आ गए, ऐसा मत करना। सभी लोगों ने देख लिया होगा, ऑनलाइन में इन्होंने बता दिया कैसे पेमेंट हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शन इन्होंने बता दिए आपके पेमेंट करने के। आप इस तरीके से ऑनलाइन में जाएंगे और पेमेंट कर पाएंगे। SBI का चालान जनरेटेड पेमेंट भी आप कर सकते हैं। ऑफ क्लोजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेल्स देखिए, जो जो बैंक में जाके चालान के थ्रू फीस पेमेंट करने वाले हैं वो 19/12 तक कर देना, ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स ओनली। यानी जिस समय बैंक खोला जाता है और काम वहाँ पे काम किया जाता है उसी समय के बीच में आप इसमें कर सकते हो। यानी कि कोई सा भी ब्रांच आपके आसपास हो, आप चले जाओ, चालान को जमा कर दो। ये 19 तारीख है, यानी कि आपको 4 डेज एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि चालान जनरेट होता है और फिर उसमें समय चला जाता है। इस वजह से इन्होंने उसके लिए समय एक्स्ट्रा रखा है ऑफलाइन वालों में। जनरल इंस्ट्रक्शन अगर कोई चाहे रीड कर लेना। क्लोजिंग डेट मैंने आपको बताई दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्निंग कुछ करके इन्होंने दिया है, इसमें क्या बोल रहे हैं। इट हैज़ बीन नोटिस दैट सम unscrupulous elements are fraudulently inviting applications for various posts in the intelligence bureau. Such elements are also the aspirants appearing in various examinations conducted by IB for providing assistance during the examination and are even issuing fake appointment letter to some of the candidates. The prospective candidates job aspirants are therefore cautioned not to fall prey to the designs of such unscrupulous elements who try to dupe the unsuspecting aspirants candidates for their personal gain. There have been several reports in social media wherein some unknown persons claiming to be ex IB officers give false assurance to the prospective candidates that they would help them in getting through this examination by virtue of their long association
with the IB candidates in their own interest are advised not to fall prey to such false or baseless or misleading and exaggerated claims of these persons, as IB do not share any input regarding the content of question papers of any एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आईबी एन विद एनीवन। तो इन्होंने बोला है, अभी कुछ लोग ऐसा ये बोल रहे हैं कि भाई ये देखा गया है, एक वार्निंग दे रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत जानकारियां फैला रहे हैं, है ना, कोई ऐसा कभी जॉब नहीं आता है तो वो बता दे रहे हैं, और कुछ लोगों को कह रहे हैं आपको जॉब दिला देंगे, यहाँ कर देंगे, तो इन पे भरोसा मत करो। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एक एक्चुअल नोटिस है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। दूसरा आपको बता दूं, आप सिर्फ ट्रस्ट करो तो आप MAH के यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ट्रस्ट करो। सभी भारत के लोगों से कहता हूँ आप इसी पे बिलीव करो, और किसी चीज़ पे बिलीव मत करो, क्योंकि यहीं पर अभी देखिए, अभी किसी को कोई जॉब निकालनी होगी तो वो अपने ही मेन वेबसाइट पे निकालेगा ना, और किसी जगह पे क्यों निकालेगा। तो वही बात है, तो आपको यहाँ पे जो जॉब निकाली गई वो आपको यहीं पे मिलेगी, इधर आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में नोटिस में आपको ये चीज़, वैकेंसीज में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लो, नहीं तो आपको मैंने वीडियो के नीचे इसको दे दिया है, वहाँ से आप देख लेना। 25 तारीख का आप वेट कर लेना, 25 तारीख को फॉर्म आ जाएगा तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर देना। सभी लोग, सभी ग्रेजुएट्स को कह रहा हूँ, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन कर ली, किसी भी कोर्स में कर ली, आप सभी लोग एलिजिबल हो इस पर। याद रखना, सिर्फ नागरिकता भारत की चाहिए, और बाकी क्वालिफिकेशन कहीं की भी हो सकती है। तो इसमें अभी अभी कोई पूछे कि सिलेबस आपने बताया नहीं, सिलेबस भाई अभी ऐसा है कि डिटेल्ड सिलेबस आता ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जो भी आती है इसकी इन्फॉर्मेशन। अभी बहुत सी चीज़ें इसमें हैं, सिलेबस अभी नहीं बताया है इन्होंने, वो भी आपको मिल जाएगा। आप इसको ऐसा करना, ग्रेजुएशन लेवल का तब तक प्रिपेयर करना चालू कर देना। जो लोग भी अभी प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल का इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और आपको एग्ज़ाम का बता दूँ, एग्ज़ाम इसका जनवरी से पहले तो नहीं होगा, इतना आप कंफर्म मानो, ये 2024 में ही रहेगा इसका एग्ज़ाम। कुछ ना समझ आया हो इसमें, कुछ ऐसा पॉइंट आपको लग रहा हो कुछ नहीं समझ आ रहा है, पूछ लो, कमेंट में पूछ लो। दूसरा, इस जानकारी को पूरे देश में फैला दो, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, या कोई सी भी ऐसी जगह पूरे देश में सभी के लिए जॉब रहेगी। आप सभी लोग इसको फैला दो अच्छे से, इस जानकारी को। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।